नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एग्री नॉलेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज मैं आपके सामने टॉपिक पादप रोग विज्ञान प्लांट पैथोलॉजी से लेके आया हूं और जिसमें सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे खरीफ फसलों के रोग। जो मुख्य खरीफ फसलें हैं उसमें कौन कौन से रोग जो है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद बात करेंगे रबी फसलों के रोग, रबी फसलों में कौन कौन से रोग होते हैं। इसके बाद फलों के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं और कैसे उसका प्रबंधन किया जा सकता है। ये तीनों पॉइंट जो है आज क्लास के अंदर बस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, काफी शॉर्ट में देखेंगे अपन, यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनकी ही बात करेंगे। तो सबसे पहला खरीफ फसलों के रोगों की बात करते हैं। खरीफ फसलों के अंदर जो रोग होते हैं उसमें कौन सा आता है। तो सबसे पहला रोग आता है बाजरे का हरित बाली, बाजरे का हरित बाली एवं मर्दू रोमिल आसिता। इट मीन्स द ग्रीन ईयर एंड डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। अब देखिए इस रोग के अंदर, इसके नाम के अंदर ही इसके लक्षण आ रहे हैं, इसके नाम के अंदर ही लक्षण आ रहे हैं। सबसे पहला लक्षण क्या आ रहा है, बाजरे का हरित बाली। क्या आ रहा है, हरित बाली यानी ग्रीन ईयर, अर्थात इसकी जो बाली होती है, इसकी जो बाली होती है जिसे सिट्टा बोलते हैं, जहां पे दाने का निर्माण होने वाला है, वह सदैव हरा रहता है। तो ये इसका पहला लक्षण हो गया। इसकी बाली जो होगी वह हरी रहेगी, या अपन कहेंगे कि पत्ती नुमा रहती है। कैसी हो जाती है, पत्ती नुमा। इट मींस द लीफी स्ट्रक्चर, लीफी स्ट्रक्चर के अंदर पत्ती जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाती है। ये इस रोग का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण भी इसी के नाम के अंदर आ रहा है। पहला लक्षण अपन कह रहे हैं बाली हरी रहेगी, और दूसरा लक्षण है मर्दू रोमिल आसिता। मर्दू रोमिल आसिता या डाउनी मिल्ड्यू का बेसिकली मीनिंग निकलता है पत्तियों की निचली सतह, पत्तियों की निचली सतह पर, पत्तियों की निचली सतह पर कवक की अतिवृद्धि, कवक की अतिवृद्धि यानी फंगल ग्रोथ ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। ये दो कैरेक्टर्स जो हैं इस रोग के मुख्य माने गए हैं। तो जैसा इसमें लिखा है हरित बाली, ग्रीन ईयर अर्थात बाली हरी रहेगी, पत्ती नुमा रहेगी। इसके बाद मर्दू रोमिल आसिता, पत्तियों की निचली सतह पर कवक की वृद्धि रहती है। अब ये रोग किसकी वजह से होता है, तो इस रोग में जो रोग कारक है वह है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में ये रोग कारक आया हुआ है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक कवक से यह रोग होता है। ये कवक से, फंगस से यह रोग होता है, और कवक अविकल्पी कवक है, ऑब्लिगेट फंजाई है। अविकल्पी यानी इसके पास कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ बाजरे के अंदर ही यह डाउनी मिल्ड्यू रोग उत्पन्न करती है। तो यह स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नाम की कवक, इसके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, किसी दूसरी फसल के अंदर यह रोग उत्पन्न नहीं करता है, सिर्फ बाजरे की फसल के अंदर ही कौन सा रोग उत्पन्न करता है, ग्रीन ईयर एंड डाउनी मिल्ड्यू रोग उत्पन्न करता है। तो अविकल्पी कवक होता है। इसका लैंगिक बीजाणु जो होता है वह ऊज स्पोर, जिसे हिंदी में अपन निषिक्तांड के रूप में जानते हैं। तो इसका लैंगिक बीजाणु जो होता है वह निषिक्तांड होता है। इसी के रूप में जो है यह मृदा के अंदर या अपन कहें बीजों के साथ एसोसिएटेड रहता है निषिक्तांड, और जब अपन वापस फसल लगाते हैं तो ये रोग आपको वापस वहां पर जो है बाजरे की फसल में दिखाई देगा। इस रोग के बारे में या इस रोग की जो खोज की गई है वह किसके द्वारा की गई है भारत के अंदर, तो इजे बटलर ने की। और इजे बटलर को भारत में पादप रोग विज्ञान का पितामह, भारत में पादप रोग विज्ञान का पितामह कहते हैं, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में पैथोलॉजी के पितामह इजे बटलर को कहा जाता है। अब इस रोग के निदान के लिए कौन सा कवकनाशी काम में लेते हैं, तो वो लेते हैं मेटालेक्सिल। कौन सा लेते हैं, मेटालेक्सिल। मेटालेक्सिल नाम का कवकनाशी काम में लिया जाता है। और बेसिकली कहीं पर भी डाउनी मिल्ड्यू रोग अगर अपन सुनेंगे तो वहां पर मेटालेक्सिल का ही प्रयोग होता है। और मेटालेक्सिल में इसके अगर अपन बात करें बीजोपचार के लिए, इसका जो फॉर्मुलेशन एप्रोन 35 SD वाला आता है, तो इसकी 6 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीजों की दर से बीजोपचारित करके बुआई करनी चाहिए। खड़ी फसल में अगर इस रोग का प्रकोप होता है तो उस केस में मेटालेक्सिल का मिश्रण मेनकोजेब के साथ, जो मार्केट में रिडोमिल के नाम से मिलता है, उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से इस रोग के प्रकोप से बचाया जा सकता है। इस रोग के प्रतिरोधी किस्म जो है बाजरे की वह है WCC 75। ये इसकी बाजरे की प्रतिरोधी किस्म है जो इस रोग के प्रति प्रतिरोधी पाई गई है। इसके अलावा अन्य अगर प्रबंधन के उपायों की बात करें तो सबसे पहली ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, प्रतिरोधी किस्म की बुआई करनी चाहिए, प्रमाणित बीज लेना चाहिए, बीजोपचार करना चाहिए। और बीजोपचार के अंदर जो है आप इसका मेटालेक्सिल का प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद खड़ी फसल में हो जाए तो उस केस में जो है मेटालेक्सिल प्लस मेनकोजेब का छिड़काव करें। तो ये इस रोग के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, और बाजरे की एक भयंकर बीमारी यह मानी गई है। उसके बाद दूसरे रोग की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा जो खरीफ का रोग आता है वह आता है ज्वार और बाजरे का अर्गट रोग। ज्वार और बाजरे के दोनों के अंदर कौन सा रोग होता है, अर्गट रोग होता है। अर्गट रोग के अंदर क्या होता है, अर्गट रोग के अंदर बाजरा और ज्वार का जो सिट्टा जो होता है, इट मींस दो स्पाइकलेट जो होता है, उससे चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलता है।
जहां पे दाने का निर्माण हो रहा होता है वहां से ही चिपचिपा पदार्थ यानी हनीड्यू एक्सक्रीशन वहां पे होता है, मधु का स्त्राव होता है, शहद जैसा पदार्थ जो होता है उस सिट्टे से बाहर निकलने लगता है। ये इसका एक मुख्य लक्षण है। दूसरा लक्षण यानी कि जो ये सीटा है तो सीटे के अंदर सबसे पहले तो क्या होगा, इस सीटे के अंदर जो दाने हैं उन दानों से अपन कहेंगे एक प्रकार का तरल पदार्थ वहां से बाहर निकलने लगता है, तरल पदार्थ बाहर निकलने लगता है तो उसे जो है मधु अवस्था या हनीड्यू स्टेज कहते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे जो है सीटा विकसित होता जाता है तो उसके बाद वह तरल पदार्थ निकलना बंद हो जाता है, लेकिन उस सीटे के अंदर कुछ संरचनाएं बन जाती है जो एक अलग ही प्रकार की संरचनाएं होती है जो काले रंग की होती है। इस प्रकार की कुछ संरचनाएं बन जाती है जो कठोर होती है, काले रंग की संरचनाएं दानों के मध्य में निर्माण होता है। तो ये काले रंग की जो कठोर संरचना होती है, काले रंग की जो कठोर संरचना जो है दानों के मध्य में बन जाती है उसे बोलते हैं स्क्लेरोशिया। क्या बोलते हैं? स्क्लेरोशिया के नाम से जानते हैं, स्क्लेरोशिया के नाम से जानते हैं। अब जब अपन इस दाने को, जब अपन ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इसके सीटे की अगर थ्रेसिंग करेंगे तो उस केस में ये काले रंग के स्क्लेरोशिया जो होंगे वह भी बीजों के साथ मिश्रित हो जाएंगे और फिर अगले साल वापस फसल लगाएंगे, वापस ये रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इस रोग में भी दो अवस्थाएं होती है, पहला मधु स्त्राव अवस्था यानी कि सिट्टे से जो है चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, उसके बाद जो है दानों का निर्माण जब हो जाएगा और पूर्ण हो जाएगा तो उसमें स्क्लेरोशिया काले रंग के आपको दिखाई देंगे और यह 10 डेज आफ्टर द हनीड्यू स्टेज अर्थात जो मधु स्त्राव अवस्था के 10 दिन बाद जो अवस्था आती है वह स्क्लेरोशिया अवस्था आती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। अब इस रोग में रोगकारक कौन है? यह भी एक कवक की वजह से होता है और इस कवक का नाम है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस की वजह से होता है और यह रोग जो होता है मृदा एवं बीज जनित। आपको बता दें पिछला जो रोग अपन ने पढ़ा है बाजरे का हरित बाली और डाउनी मिल्ड्यू वह भी मृदा और बीज जनित होता है और अर्गट रोग जो होता है वह भी मृदा और बीज जनित होता है, जो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद मर्दा में इसका स्क्लेरोशिया आपको देखने को मिल सकता है और वह मर्दा के अंदर स्क्लेरोशिया जो पड़ा रहता है उसको अनुकूल वातावरण होना मिलने पर वह एस्कोस्पोर्स में परिवर्तित हो जाता है और पुष्पन अवस्था पर नुकसान पहुंचाता है। तो यानी स्क्लेरोशिया कौन सी अवस्था या कौन सी फॉर्म में बदल कर जो है नुकसान पहुंचाता है तो वह ज्वार और बाजरे में पुष्पन अवस्था पर एस्कोस्पोर में परिवर्तित होकर जो है फसल के अंदर संक्रमण अपना करता है। इसके बाद इस रोग से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? अर्ली सोइंग, अगेती बुवाई करनी चाहिए ज्वार और बाजरे की। उसके बाद ब्राइन सॉल्यूशन यानी नमक का घोल जैसे मैंने कहा ना कि बीजों के साथ स्क्लेरोशिया मिल जाता है तो आप क्या करें, नमक के घोल में बीजों को एक बार डाल दे, उसके बाद क्या होगा कि जो स्क्लेरोशिया जो होगा वह हल्का होगा तो वह पानी के ऊपर की साइड आ जाएगा, तो उसको हटा के फिर अपने को मुख्य फसल के बीजों की बुआई करनी चाहिए। 20% नमक का घोल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर अपन यहाँ पे बात करें कवकनाशी के रूप में तो COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 0.25% मात्रा को अपन काम में ले सकते हैं। इसकी प्रतिरोधी किस्म भी कौन सी? WCC 75। यही बाजरे के हरित बाली और मर्दुरोमिल आसिता के प्रति भी प्रतिरोधी है और आपके अर्गट रोग के प्रति भी प्रतिरोधी हो, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद ये जो अर्गट रोग जो होता है यहां पर एक एल्केलॉइड का निर्माण होता है, एक प्रकार के विषैले पदार्थ का निर्माण होता है और वो एल्केलॉइड या विषैला पदार्थ जो होता है अर्गोटिन या अर्गोटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। और अगर इसकी वजह से इससे ग्रसित जो है सीटे के दाने सहित या स्क्लेरोसिया सहित जो है अगर पशु को इसको खा जाता है, जानवर इसको खा जाता है तो उसमें एक रोग उत्पन्न होता है जिसे बोलते हैं अर्गोटिज्म के नाम से जानते हैं, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद इस रोग का जो रोग कारक क्लेविसेप्स है इसका जो एकांतर परपोषी होता है, एकांतर परपोषी या अल्टरनेट होस्ट होता है वो कौन है? तो अंजन घास। जब इस रोग कारक को जो है ज्वार और बाजरे की फसल नहीं मिलती है तो इसका क्लेविसेप्स नाम का जो पैथोजन है वह अंजन घास पर जीवित रहता है, ये भी आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। उसके बाद अपन यहाँ पे बढ़ते हैं अगले रोग की ओर, खरीफ की फसलों के अंदर होने वाले, और वो रोग आता है कपास का उकठा रोग। जैसा इसका नाम है उकठा, और उकठा जो है कपास में भी नहीं, इसके अलावा चने में भी होता है, अरहर में भी होता है, बहुत सारी फसलों में उकठा रोग होता है। उकठा रोग बेसिकली कहां होता है? जड़ वाले भाग में होता है, रूट के अंदर होता है, फसलों की जड़ों में होता है। तो ध्यान रखना उकठा में कभी भी पत्तियों के ऊपर कोई लक्षण आपको, या अपन कहेंगे पत्तियों के ऊपर सिम्टम्स नहीं होंगे, बाद में जाके जड़ अगर खराब होगी तब जाके पत्तियां जो है धीरे धीरे पीली पड़ के सूखेगी, लेकिन मुख्य लक्षण जो रहेगा वह इसका जड़ के अंदर रहेगा। जड़ को यह खराब करता है, जड़ों के अंदर जो है फफूंद लग जाती है और जड़ों के अंदर उकठा जिसकी वजह से होता है वो कवक जो है उसका वंश जो है फ्यूजेरिया में, कौन सा है? फ्यूजेरिया में। और कपास के केस में इसकी स्पीसीज है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वासिनफेक्टम नामक कवक से जो रोग है कपास की फसल के अंदर होता है, इसकी जड़ों के अंदर होता है। यह मर्दा जनित है क्योंकि जड़ में जितने भी रोग होते हैं वे सारे मर्दा जनित होते हैं, सोइल
बोर्न होते। तो ये आपका जो है मर्दा जनित रोग है और इसका बीजाणु जो होता है कोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर जो होता है वह मर्दा के अंदर जीवित रहते हैं और जैसे ही आप फसल बोते हो तो वहां पर ये रोग वापस आ जाता है। तो यानी जो मर्दा जनित रोग होते हैं उसके निदान के लिए अपन क्या कर सकते हैं, फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र अपनाने से उसको सेम प्रकार की फसल वहां पे नहीं मिल पाती उस रोग कारक को, तो उस केस में जड़ वाला रोग वहां पे नहीं होगा। इस रोग में क्या होगा, कुछ स्थलों पर आपको जाइलम वाहिकाएं जो है अवरुद्ध होना, यानी कि जो जाइलम वाहिकाएं जो पोषण का काम कर रही है, भोजन लेने का काम कर रही है मर्दा के अंदर से, तो वो अवरुद्ध हो जाती है, जिसकी वजह से पोषक तत्वों को जो है जड़ें ग्रहण नहीं कर पाती है और जड़ें पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाएगी तो धीरे धीरे पौधा पीला पड़कर सूखने लगेगा। और इवन अगर अपन जड़ को खोल के देखते हैं, उखाड़ कर देखते हैं, तो जड़ वाला जो भाग होता है उसमें कालापन या भूरापन अपने को दिखाई देता है, वह इसी रोग की वजह से होता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके उपचार के लिए मर्दा सूर्यकरण यानी कि मर्दा के अंदर कोई अगर पैथोजन रोग कारक है उसको नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, भूमि की ऊपरी सतह पर या तो पॉलीथीन से अगर आप करते हो तो सबसे बेस्ट है, पॉलीथीन शीट बिछा दी जाती है मर्दा के ऊपरी सतह पर। उससे क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो भी आती है वह उसके अंदर तो चली जाती है, लेकिन पॉलीथीन की वजह से मर्दा से बाहर नहीं जा पाती, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, तो मर्दा का तापक्रम बढ़ जाता है और तापक्रम बढ़ने की वजह से जो है मर्दा के अंदर जितने भी हानिकारक रोगाणु हुए वे सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कार्बेंडिज्म नाम का जो कवकनाशी है उसे बीजोपचार करके बुआई करे या ड्रेंचिंग करे। ड्रेंचिंग जो की जाती है वह सिंचाई के जल के साथ, क्योंकि यह रोग कारक कहां है, भूमि के अंदर है, तो भूमि के अंदर है। इस केस में उकठा के केस में अपन जो है परनी छिड़काव नहीं कर सकते, आपको रसायन कहां देना है, भूमि के अंदर देना है, तो इस केस में ड्रेंचिंग की जाती है, सिंचाई जल के साथ इसको जो है काम में लिया जाता है। इसके अलावा जैविक नियंत्रण के रूप में ट्राइकोडर्मा पाउडर का भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। तो ट्राइकोडर्मा जो है इसका प्रयोग दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो बीजोपचार से, बीजोपचार में इसकी 6 से 8 ग्राम मात्रा काम में लेंगे, या जो है मर्दा उपचार करके FYM के साथ जो है ट्राइकोडर्मा पाउडर को मिला दिया जाता है और फसल की जब आप बुआई कर रहे होते हो उससे पहले आप खेत की अंतिम तैयारी के समय इसको खेत में मिला देते हैं, तो आपके उस खेत के अंदर जो है मर्दा जनित कवक नहीं लगती है, मर्दा जनित रोगाणु वहां पे प्रकट नहीं होंगे। इसके साथ साथ ही फसल चक्र अपनाने से भी जो है उकठा रोग का प्रकोप आपको कम मिलेगा। प्रतिरोधी किस्मों की बुआई भी यहाँ पे करनी चाहिए। इसके अलावा आपके खेत के अंदर फसल का जो अवशेष है या खरपतवार का अवशेष है वो भी आपका वहां पे नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा कल्टीवेशन वहां पे होना चाहिए, समय पर बुआई करनी चाहिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस है जिनको अपनाकर इस रोग का प्रकोप से बचा जा सकता है। जड़ की छाल का जो कालापन जो होता है वो मेलेनिन नाम के वर्णक की वजह से होता है। मेलेनिन पिगमेंट की वजह से जो है जड़ें काली या भूरी पड़ जाती है कवक के आक्रमण की वजह से, जो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वन जो आता है खरीफ फसलों का रोग, वो आता है मूंगफली का पत्ती धब्बा, और जिसे अपन टिक्का रोग के नाम से भी जानते हैं। और मैं आपको बता दूं मूंगफली जहां पे भी लगाई जाती है ऐसी कोई मूंगफली का पौधा आपको नहीं मिलेगा जिसके ऊपर टिक्का रोग आपको नहीं मिले, क्योंकि ज्यादातर मूंगफली की फसल के अंदर यह टिक्का रोग आपको देखने को मिल जाएगा। अब टिक्का रोग के अंदर टिक्का क्या होता है, एक प्रकार के धब्बे होते हैं, टिक्के क्या होते हैं, एक प्रकार के धब्बे होते हैं। तो टिक्का जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अगेती टिक्का, अर्ली लीफ स्पॉट और अर्ली टिक्का, और दूसरा होता है पछेती टिक्का। तो अर्ली और पछेती दो प्रकार के टिक्का इसके अंदर उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले अर्ली वाला जो है फसल में सबसे पहले आएगा, तो इसके अंदर अर्ली के अंदर क्या होता है, अगेती के अंदर क्या होता है, तो अगेती के अंदर अगर अपन देखें तो जो पत्तियां होती है, जैसे कहने का अर्थ है यहाँ पे अपन ये देख सकते हैं कि ये जो है आपकी पत्ती है, किसकी पत्ती है, ये आपकी पत्ती हो गई, मूंगफली की पत्ती हो गई, किसकी पत्ती हो गई, मूंगफली की पत्ती हो गई। सपोज करो ये मूंगफली की पत्ती है। अब इस पत्ती के ऊपर एक प्रकार का धब्बा पाया जाता है जो काले या भूरे रंग का होता है, काले या भूरे रंग का धब्बा होता है। सपोज करो ये धब्बा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इस धब्बे के चारों ओर पीले रंग की मेखला या पीले रंग का आवरण होता है। ऐसा पीला रंग का आवरण यहाँ पे होगा, पीला रंग का इस धब्बे के चारों ओर आवरण होगा, पीले रंग का आवरण होगा। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वह अगेती टिक्का के अंदर दिखाई देते हैं, और अगेती टिक्का के अंदर जो ये लक्षण होते हैं, इस प्रकार के लक्षण को अपन बोलते हैं पीत मेखला। क्या बोलते हैं, पीत मेखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीत मेखला बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर इसको येलो हेलो के नाम से जानते हैं, यानी कि धब्बे के चारों ओर पीले रंग का आवरण पीत मेखला कहलाता है, जो अगेती का एक मुख्य लक्षण है। तो अगेती के अंदर जो धब्बे बनते हैं, अगेती में जो धब्बे जो बनते हैं, स्पोर्ट्स जो बनते हैं, वह आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, आकार में बड़े, एवं संख्या में क्या होते हैं, वह कम होते हैं, जो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। जबकि अगर अपन पछेती टिक्का की बात करें जो अगेती के बाद आता है, तो पछेती के अंदर क्या होगा,
पछेती के अंदर ये होगा तो धब्बे ये पीत मेखला और ये तो बनते हैं पत्तियों की ऊपरी सतह पर मैक्सिमम दिखाई देंगे। लेकिन पछेती टीका के अंदर क्या होगा कि जैसे सपोज करो कि ये आपके मूंगफली की जो है एक प्रकार से अपन कहें उसकी पत्ती है और इस पत्ती के नीचे की सतह पर अगर अपन देखेंगे तो नीचे की सतह पर आपको पूरे तरीके से जो पत्ती है आपको ब्लैकिश दिखाई देगी या काले काले स्पॉट्स आपको वहां पे दिखाई देंगे, काले काले धब्बे आपको इस प्रकार से मूंगफली की निचली सतह पर आपको दिखाई देंगे, इस प्रकार से दिखाई देंगे। और कई बार ऐसा प्रतीत होता है कार्बन पेपर की भांति पत्ती दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? कार्बन पेपर की भांति, कार्बन पेपर की भांति जो है निचली सतह आपको दिखाई देती है। और यहां पर जो धब्बे बनते उनकी जो संख्या होती है वह अगेती की अपेक्षा ज्यादा होती है, लेकिन उनका आकार जो होता है वह छोटा होता है, आकार जो होता है छोटा होता है। अब इसमें अगेती और पछेती के अंदर सबसे ज्यादा घातक जो होती है वह पछेती होती है। सबसे अधिक घातक, सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वह पछेती टीका से होता है, जो आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए। अब इसमें जो रोग कारक होता है वह एक प्रकार की कवक होती है और इस कवक का नाम है सर्कोस्पोरा। कौन सी कवक होती है? सर्कोस्पोरा नाम की कवक से यह रोग होता है। तो इसको याद रखने का भी आसान तरीका अ फॉर अगेती और अ फॉर एरेचिडिकोला, ए नहीं करे आप इसको अ कर दे अरिचिडिकोला की वजह से होता है। उसी प्रकार से प फॉर पछेती और प फॉर पर्सोनेटा, तो ऐसे आपको याद रखना है। सर्कोस्पोरा तो कॉमन शब्द हो गया, उसके बाद उसकी जाति कौन सी हो गई? तो अगेती में एरेचिडिकोला और पछेती में पर्सोनेटा, इसकी वजह से यह रोग होता है, जो आपको यहां पे ध्यान रखना है। अब अपन देखेंगे अगेती जो होता है 3 से 4 सप्ताह वाली फसल के अंदर होता है, जिसमें पीत मेखला आपको दिखाई देगी। धब्बे जो होंगे, स्पोर्ट जो होंगे, वो एक प्रकार से अपन कहें कि इसमें अगेती के अंदर धब्बे जो होंगे वह कम होंगे और उसकी साइज जो होगी, आकार जो होगा वह बड़ा होगा। जबकि पछेती की बात करें जो फसल में 6 से 8 सप्ताह पर आता है और इसमें गोल गोल धब्बे होंगे और धब्बे जो होंगे आकार में छोटे होंगे लेकिन संख्या में ज्यादा होंगे और सबसे अधिक घातक जो है पछेती टीका मानी गई है। इस रोग के बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले बीजोपचार करके बुआई करनी चाहिए, यानी थायरम या कैप्टान से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीजों से बीजोपचारित करके बुआई करें। और खड़ी फसल में अगर यह रोग हो जाए, स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर खड़ी फसल में रोग हो जाए तो परनी छिड़काव करना पड़ेगा। किसका? कार्बेंडिज्म का 0.1% का। और जैविक नियंत्रण के रूप में इसमें सुडोमोनास फ्लोरोसेंस का जो है परनी छिड़काव या बीजोपचार इसके द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा यह रोग जो है मर्दा एवं बीज जनित, अर्थात इसका रोग कारक मर्दा और बीज के अंदर दोनों तरफ रहता है, तो दोनों ही प्रकार का यह रोग है। तो इस केस में जो है अपन कहेंगे कि इसके निदान के लिए जो है ग्रीष्मकालीन खेत की गहरी जुताई काफी लाभप्रद रहेगी, बीजोपचार काफी ज्यादा लाभप्रद रहेगा, इवन फसल चक्र अपनाना भी बहुत ज्यादा लाभप्रद रहेगा। जो भी आपको इसके मैनेजमेंट के अंदर लिखना है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन बढ़ते हैं इसमें आगे और नेक्स्ट वन जो आता है खरीफ का रोग, वो आता है आपका मूंगफली का गुच्छा विषाणु रोग, क्लम्प वायरस डिजीज। तो गुच्छा विषाणु, तो इसमें क्या होता है? मूंगफली का जो पुष्पक्रम जो होता है वह गुच्छे में परिवर्तित हो जाता है, एक गुच्छे नुमा संरचना बना लेता है। तो यानी यह जो है बुआई के 30 से 35 दिन बाद आपको देखने को मिलेगा, समूह में कहीं कहीं पौधों में यह देखने को मिलेगा। इसमें जो है पुष्पक्रम जो होता है गुच्छे नुमा रूप ले लेता है, उसमें मोजेक लक्षण आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि वायरस के द्वारा जो रोग हो रहा है उसमें मोजेक लक्षण होंगे। और मोजेक लक्षण में क्या होंगे? पत्तियों का जो हरापन होगा वह कम होता जाएगा और अल्टीमेटली पत्ते के ऊपर पीला पीला हल्का हल्का आपको दिखाई देगा। तो वो मोजेक लक्षण यहाँ पे दिखाई देते हैं। और यह रोग किस विषाणु की वजह से होता है? तो यह रोग जो होता है IPCV अर्थात इंडियन पीनट क्लम्प वायरस। पीनट किसको बोला गया है? मूंगफली को ही बोला गया है। इंडियन पीनट क्लम्प वायरस की वजह से होता है। और इसमें आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? SSRNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। ज्यादातर पादप विषाणुओं के अंदर जो पादप विषाणु जो रोग पैदा करते हैं उसमें आनुवंशिक पदार्थ SSRNA ही होता है ज्यादातर में। यह मर्दा एवं बीज जनित रोग होता है। तो इस केस में भी जो है मर्दा जनित रोग है और बीज जनित है, तो बीजोपचार करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर अपन कहेंगे कि मर्दा में क्या करना चाहिए, आपको उसकी गहरी जुताई करनी चाहिए। और इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसके प्रबंधन के लिए कार्बेंडिज्म से बीजोपचार करें और कार्बेंडिज्म का परनी छिड़काव जो है अपन कर सकते हैं 0.1% से खड़ी फसल के अंदर। अब इस रोग का जो वाहक होता है वह अपन कार्बेंडिज्म का प्रयोग यहां पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें वाहक जो होता है कवक होती है। ज्यादातर आप देखोगे कि फसलों के अंदर जो रोग होते हैं
उनको वो जो विषाणु से जो रोग हो रहे उसको फैलाने का काम कोई कीट करता है, लेकिन जो मूंगफली का जो गुच्छा रोग होता है इसको फैलाने का काम एक कवक करती है, और वो कवक कौन सी, पॉलीमिक्सा ग्रेमिनीस होती है। और इस कवक के निदान के लिए अपन कार्बेंडिज्म काम में ले रहे जो कवकनाशी होता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए मूंगफली की एक बीमारी है जो विषाणु से होने वाली है। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन जो रोग आता है वो आता है कपास का कोणीय पर्णचित्ती रोग। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। जैसे आपके बाजरे का डाउनी मिल्ड्यू ग्रीन ईयर डिजीज काफी इंपॉर्टेंट है, मूंगफली का टिक्का काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कपास का कोणीय पर्णचित्ती, इससे पहले उकठा भी आया लेकिन उस उकठा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कपास का कौन सा है, कोणीय पर्णचित्ती रोग है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और यह रोग जो होता है जीवाणु से होता है। किससे होता है, जीवाणु से होता है, और इस जीवाणु का नाम है ज़ेंथोमोनास। वैसे बेसिकली देखा जाए तो फसलों के अंदर जो जीवाणु जनित रोग होते हैं उसमें ज़ेंथोमोनास जीनस की वजह से होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें चावल के अंदर जीवाणु से एक रोग होता है जिसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कहते हैं, अर्थात जीवाणु पत्ती अंगमारी कहते हैं। कपास के अंदर जो जीवाणु से रोग होता है उसे कोणीय पर्णचित्ती रोग के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से नींबू से एक जीवाणु के अंदर जीवाणु के द्वारा रोग होता है जिसे अपन सिट्रस कैंकर के नाम से जानते हैं। तो ये तीन महत्वपूर्ण रोग है जो ज़ेंथोमोनास से होते हैं। तो यहाँ पे ज़ेंथोमोनास की कौन सी प्रजाति है, ज़ेंथोमोनास एक्सेनोपोडिस पीवी मालवेसी एरम से यह रोग होता है। और यह जो रोग होता है मर्दा और बीज जनित है, मर्दा और बीज जनित है, और यह बैक्टीरिया से होने वाली एक महत्वपूर्ण बीमारी है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अब इस रोग के अंदर कपास के कोणीय पर्णचित्ती रोग के अंदर पौधे के जड़ को छोड़ के सभी भाग प्रभावित होंगे। पौधे के जड़ को छोड़ के, पौधे के जड़ को छोड़कर सभी भाग जो होंगे वो रोग ग्रसित होंगे। रोग का प्रकोप आपको दूसरे भागों पर दिखाई देगा जड़ को छोड़ के। तो कौन कौन से भागों पर इसका प्रकोप होता है, तो सबसे पहला है पौध का झुलसना, यानी जब पौधा इसका छोटा होता है तभी उसमें झुलसना, यानी वो झुलस जाता है। एक प्रकार से अपन कहे कि एक कमजोर आपको वहां पे दिखाई देता है, उसका सही रूप से विकास वहां पे नहीं हो पाता है। कोणीय पर्णचित्ती जैसा इसका नाम है, कोण के आकार के धब्बे आपको वहां पे दिखाई देंगे। किसमें, इस रोग के अंदर पत्तियों के ऊपर आपको मुख्य तौर पे इसके धब्बे आपको दिखाई देंगे। इसकी सिराएं जो पत्तियों से जुड़ी हुई, तने से जुड़ी हुई जो पत्तियों को जोड़े रखती है, वह सिराएं कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। मध्य सिरा जो होती है पत्तियों की वह भी पूर्ण रूप से काली हो जाती है। और जब इसमें बोल का निर्माण होता है तो उसमें सड़न भी होती है। तो ये 4 प्रकार के लक्षण इस रोग के अंदर दिखाई देते हैं। अब इस रोग से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, गर्म पानी से इसके बीजों को उपचारित करें 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए। अम्ल द्वारा इसके रेशे को हटाकर फिर बुआई करनी चाहिए H2SO4 से, जिसका रेशियो 1:10, अर्थात 10 किलो बीज के लिए 1 लीटर जो है H2SO4 काम में लेंगे। और इसके लिए जो एंटीबायोटिक के रूप में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, क्योंकि बेसिकली जीवाणु जनित रोगों के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका छिड़काव करने से इस रोग का प्रकोप कम हो सकता है, जो आपको बेसिकली ध्यान होना चाहिए। अब ये भी बीज और मर्दा जनित है तो बीजोपचार करें। इसके साथ साथ अपन कहेंगे मर्दा जनित है तो ग्रीष्मकालीन खेत की गहरी जुताई करें। और अपन जो इस केस में जो अपन बात करें तो आपको जो है प्रमाणित किस्म की बुआई करनी चाहिए, और जो है आपको खरपतवार और अवशेष रहित खेती वहां पे अपनानी चाहिए। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन आता है भिंडी का पीत सिरा मोजेक रोग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा इसका नाम है भिंडी का पीत सिरा, यानी भिंडी की जो पत्तियां होती है पूर्ण रूप से पीली पीली आपको यहाँ पे दिखाई देती है। काफी भयंकर बीमारी यह भिंडी की मानी गई है। यह विषाणु से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है, विषाणु से, वायरस से होने वाला रोग है। और यह होता है कौन से वायरस से होता है, दैट इज द भिंडी येलो वेन मोजेक वायरस, जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। मैंने कहा था ज्यादातर में आरएनए होता है, लेकिन इसके केस में डीएनए होता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और इसका वाहक कौन है, सफेद मक्खी, जिसका नाम है बेमेशिया टेबेसा। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। भिंडी के पीत सिरा मोजेक रोग का वाहक कौन है। वाहक से तात्पर्य ये होता है कि जो रोगग्रस्त पौधे से स्वस्थ पौधे में उस रोगाणु को लेके जाता है वही वाहक होता है। तो यहाँ पे वाहक कौन होता है, सफेद मक्खी होती है, जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा खरपतवार जो इस रोग को बढ़ाने का काम करता है वह एक क्रोटन, जो मालवेस्टियरम एजेरेटम के नाम से जाना जाता है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पत्तियों में बहुत सारी पीली सिराओं का होना, पीली सिराएं क्या हो जाती है, पीली पीली पड़ने लग जाती है। पत्ती तो पीली होती है, लेकिन मध्य सिराएं भी क्या हो जाती है, पीली हो जाती है इस रोग के अंदर। इसकी प्रतिरोधी किस्म की बात करें, किसकी बात करें, प्रतिरोधी किस्म। तो इसकी प्रतिरोधी किस्म जो है वह कौन सी, अर्का अभय। अर्का अभय के अंदर इस रोग का प्रकोप नहीं मिलेगा। इस रोग से बचाव के लिए सर्वांगी
अर्जित प्रतिरोध जो है उत्पन्न किया जा सकता है इसके अंदर, और वो किसके द्वारा, सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा, जिसकी 500 ppm मात्रा काम में ले सकते हैं। इसके वाहक के नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट का छिड़काव करना चाहिए, और जिसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से इसके वाहक को, सफेद मक्खी को मारा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट बीमारी जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन आता है टमाटर का लीफ कर्ल रोग। जैसा इसमें नाम आ रहा है लीफ कर्ल, कर्ल का अर्थ होता है मुड़ना, अर्थात टमाटर की पत्तियों का मुड़ना, और यह भी एक विषाणु से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है, विषाणु से होने वाला रोग है। और कौन से विषाणु से होता है, तो टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस की वजह से होता है, और इसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और इसमें वाहक जो होता है इस केस में भी कौन होता है, सफेद मक्खी होती है, बेमेसिया टेबेसाई होती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें पत्तियां कप के आकार की, जैसे कप होता है ना इस प्रकार का, तो ऐसे जो है पत्तियां मुड़ जाती है, कप के आकार में मुड़ जाती है, इसीलिए इसे लीफ कर्ल कहा गया है। और इसके भी बचाव के लिए यहाँ पे वाहक को मारना है तो क्या काम में लेंगे, डाइमिथोएट काम में लेंगे 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में, या फिर इमिडाक्लोरपीड को भी काम में लिया जा सकता है 3 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में। इसकी प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, तो अर्का सम्राट है। कौन सी, अर्का सम्राट जो है इस रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म मानी गई है। इसके बाद टमाटर का दूसरा रोग आता है टमाटर का अगेती अंगमारी रोग। काफी इंपॉर्टेंट रोग है यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेती अंगमारी, क्योंकि 2 प्रकार की अंगमारी होती है, अगेती और पछेती। तो इसमें टमाटर के केस में अगेती अंगमारी देखा जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान इस केस में आपको देखने को मिलेगा, जो अर्ली स्टेजेस के अंदर सबसे पहली वाली अवस्थाओं के अंदर आता है, जबकि आपका आलू जो होता है उसमें पछेती अंगमारी से ज्यादा नुकसान होता है। तो यह जो होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई की वजह से होता है। और आप ध्यान रखना, अल्टरनेरिया सोलेनाई से अगर रोग होता है तो उस केस में, जैसे एक आपके टमाटर की पत्ती हो गई, तो वहां पर आपको अलग ही प्रकार के लक्षण यहां पे दिखाई देंगे। तो इस प्रकार के लक्षण में क्या होगा वो अपन यहां पे देखने का प्रयास करें। तो ये टमाटर की पत्ती होगी, लीव्स होगी, इसके ऊपर आपको एक प्रकार से अपन कहें एक रिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी, और वो रिंग कुछ इस प्रकार की होगी, ऐसी रिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और वो रिंग जो होगी, बेसिकली ये रिंग जो होगी वो काले और भूरे रंग में मिल सकती है, लेकिन उसके चारों ओर पीले रंग की मेखला भी होगी, येलो हेलो भी होगा। तो ये जो रिंग जैसी संरचना पाई जाती है, इसे बोलते हैं कंसंट्रिक रिंग बोलते हैं, और चारों ओर जो पीले रंग का जो आवरण है उसे बोलेंगे येलो हेलो। तो आप ध्यान रखना, अल्टरनेरिया का जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है कंसंट्रिक रिंग की फॉर्मेशन होना, सकेंद्रीय वलय का बनना, और उसके चारों ओर पीत मेखला का होना। यह जो है टमाटर के अगेती अंगमारी का मुख्य लक्षण है, काफी इंपॉर्टेंट लक्षण है जो आपको यह ध्यान रखना है। और यह रोग जो होता है मर्दा जनित होता है, कोनिडिया जो है इस रोग को फैलाने का काम करता है। इसमें पीत मेखला पाई जाती है, सकेंद्रीय वलय इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है अल्टरनेरिया का, जो आपको ध्यान रखना है, जिसे टारगेट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। इस रोग से बचाव के लिए कवकनाशी मैनकोजेब को काम में ले सकते हैं, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव जो है आपको यहाँ पे करना चाहिए। और इसके बाद बात करें इसकी प्रतिरोधी किस्म की बात करें तो अर्का सम्राट जो होती है इसकी रोग के प्रति भी प्रतिरोधी होती है। और इसके अलावा अर्का रक्षक काफी इंपॉर्टेंट है, एक नई किस्म जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो अर्का रक्षक जो होती है वह भी इसकी प्रतिरोधी किस्म के रूप में जानी जाती है। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन आता है, यह बात होगी अपने खरीफ के रोगों की। अब बात करेंगे अपन रबी की कुछ फसलों के अंदर जो महत्वपूर्ण रोग होते हैं उसकी बात अपन करते हैं। तो रबी की फसलों में होने वाले रोगों में सबसे पहले आता है गेहूं का भूरी पत्ती रोली। तो बेसिकली मैं रबी के रोगों को शुरू करूं उससे पहले आपको गेहूं के रोगों की यहां पे बात कर लेते हैं। तो गेहूं के अंदर जो रोग होते हैं, गेहूं की फसल के अंदर जो रोग होते हैं उसकी अगर अपन बात करें, वीट के अंदर जो रोग होते हैं उसकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले प्रकार का जो रोग जो गेहूं के अंदर आता है जिसे अपन बोलते हैं रोली रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? रोली रोग बोलते हैं, अर्थात जिसे और कीट रोग भी बोल सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में रस्ट के नाम से जानते हैं। तो रोली रोग के अंदर क्या होता है? तो गेहूं के अंदर जो रोली जो होती है वह 3 प्रकार की रोली होती है। पहला आता है पत्ती या भूरी रोली, पत्ती या भूरी रोली। दूसरा आता है नारंगी या धारीदार रोली, और तीसरा आता है काली या तना रोली, काली या तना रोली। तो देखिए तीनों में लक्षण को आप समझिए, तीनों में लक्षणों को आप समझिए कि पहला रहा पत्ती या भूरी रोली।
तो पत्ती या भूरी रोली में क्या होगा, पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे, पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे आपको दिखाई देंगे, ब्राउन स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे। ये सबसे पहले उत्पन्न होता है। उसके बाद यह आगे कन्वर्ट होता है, पत्तियों पर धब्बे नारंगी रंग के या हल्के पीले रंग के हो सकते हैं, लेकिन वह धारी में होंगे, एक लाइन में होंगे। पत्ती है, उसके ऊपर इस प्रकार से लाइन में धब्बे पाए जाएंगे। जैसे बेसिकली अगर अपन यहाँ पे इसके लक्षण को देखना चाहें तो जैसे कहने का अर्थ ये हो गई आपकी किसकी पत्ती, ये आपकी हो गई गेहूं की पत्ती। किसकी पत्ती हो गई, गेहूं की पत्ती हो गई। अब इस गेहूं की पत्ती के ऊपर अपन देखें तो इसके ऊपर जो स्पोर्ट्स होते हैं, इसके ऊपर जो धब्बे होते हैं, एक प्रकार से अपन कहें धारियों के अंदर होते हैं। किसमें होते हैं, धारियों के अंदर होते हैं, स्ट्रिप्स के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे अपन स्ट्रिप्स बना सकते हैं। तो बेसिकली यहां देखेंगे नारंगी या पीले रंग के धब्बे इस प्रकार से एक लाइन में होते हैं, एक लाइन में होते हैं। तो ये जो है इसे पीली या नारंगी या धारीदार रोली कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन स्टेज जो आती है वह आती है काली या तना रोली, जो सबसे आखिरी में गेहूं के अंदर आएगी। और इसमें क्या होगा, पूर्ण रूप से तना जो होगा उसके ऊपर भी इसका प्रकोप होगा और वो कालापन उसके अंदर आने लगेगा, ब्लैकिश वह होने लगेगा। और अगर इनमें कहा जाए सर्वाधिक जो घातक होता है वो तना या काली रोली होती है, सर्वाधिक घातक होती है। तो इन तीनों रोलियों में सबसे पहले रोली कौन सी आती है, पत्ती या बुरी रोली आती है। उसके बाद नारंगी या धारीदार रोली आती है। उसके बाद काली या तना रोली होती है। अब इन तीनों में जो रोग कारक होता है जिसकी वजह से यह रोग होता है, तो बेसिकली इन तीनों के अंदर जो रोग कारक है वो है पक्सीनिया। कौन सा है, पक्सीनिया नाम की कवक। पक्सीनिया नाम की जो कवक होती है वह इस रोग को फैलाने का काम करती है, रोग उत्पन्न करने का काम करती है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो पक्सीनिया जो पहले जो बुरी रोली है इसको कौन सी पक्सीनिया करती है, तो इसको करती है पक्सीनिया रिकोन्डिटा। कौन सी करती है, पक्सीनिया रिकोन्डिटा। पक्सीनिया रिकोन्डिटा नाम की कवक से होता है। जबकि धारीदार रोली जो होती है वो होती है पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस। और इसको याद रखने का आसान तरीका है क्योंकि इसमें धारी बनती है और धारी को अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं, स्ट्रिप्स। और उसी से बना है इसका रोग कारक स्ट्रीफॉर्मिस। तो इस रोग कारक को याद रखना बड़ा ही आसान है कि स्ट्रिप से बना स्ट्रीफॉर्मिस, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। जबकि काली या तना रोली का रोग कारक जो होता है काफी थोड़ा लंबा सा होता है और सबसे ज्यादा नुकसान इससे होता है। तो इसका रोग कारक होता है पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई इसका नाम होता है, जो आपको बेसिकली ध्यान होना चाहिए। अब गेहूं के रोली के जो रोग कारक होते हैं, गेहूं के रोली के जितने भी रोग कारक होते हैं, रोग कारक जितने भी है, और रोग कारक में अपन बात करें मुख्य जो है पक्सीनिया की अलग अलग जातियां होती है, उसकी वजह से जो है गेहूं के अंदर रोली रोग होता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है इसका रोग कारक जब गेहूं का पौधा मिल गया तो यह गेहूं के पौधे पर आपको दिखाई देगा, गेहूं के पौधे पर दिखाई देगा। लेकिन जब गेहूं का पौधा नहीं होता है तो इस केस में यह किसी एकांतर परपोषी पर अपना जीवन यापन करता है, एक अल्टरनेट होस्ट पर अपना जीवन यापन करता है। जब गेहूं का पौधा नहीं हो तो उसके ऊपर जीवित रहता है। जैसे थैलेक्ट्रियम का पौधा हो गया, बारबरी का पौधा हो गया, महुनिया का पौधा हो गया, वहां पर इसका रोग कारक जीवित रहता है। तो एक प्रकार से जो गेहूं की जो रोली होती है, गेहूं की जो रोली होती है वह अलग अलग प्रकार के पोषक पौधों पर अपना जीवन यापन करती है। इसके जो पोषक पौधे होते हैं वो गेहूं भी है और कुछ खरपतवार के पौधे यानी एकांतर परपोषी भी इसमें होते हैं। होस्ट प्लांट जो होते हैं इसके अलग अलग होते हैं। इसी वजह से गेहूं की रोली को अपन क्या कहते हैं, तो गेहूं की रोली को इसी वजह से अपन कहते हैं भिन्नासरी रोली। कौन सी रोली कहते हैं, भिन्नासरी रोली के नाम से जानते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज द हेटेरोसियस रस्ट। हेटेरोसियस या भिन्नासरी रस्ट यानी कि इसका बेसिकली मीनिंग निकलेगा कि अलग अलग प्रकार के पोषक पौधों पर इसके रोग कारक का दिखाई देना भिन्नासरी रोली कहलाएगा, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद गेहूं के अंदर ये होने वाली रोली का जो अपन प्रबंधन कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, वह कैसे कर सकते हैं, तो इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है और वो ट्रिक है आपकी PRO। तो P4 यहां पे क्या होगा, प्लांटावेक्स। क्या होगा, प्लांटावेक्स होगा। देन R4 क्या होगा, रस्ट होगा। और O4 क्या होगा, दैट इज द ऑक्सीकार्बोक्सिन होगा। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि रस्ट रोग जो होता है, रोली रोग जो होता है, उसके निदान के लिए मार्केट के अंदर एक उत्पाद मिलता है प्लांटावेक्स। और इस प्लांटावेक्स के अंदर कंटेंट कौन सा होता है, सक्रिय तत्व कौन सा होता है, तो इसके अंदर सक्रिय तत्व जो होता है वह ऑक्सीकार्बोक्सिन होता है। तो यह तो क्या है, एक प्रकार का मार्केट के अंदर मिलने वाला कवकनाशी है, इस नाम से यह मिलता है। उसमें सक्रिय तत्व ऑक्सीकार्बोक्सिन होता है। इसका छिड़काव अगर अपन करते हैं तो रस्ट रोग का प्रकोप जो है आपके गेहूं की फसल के अंदर नहीं होता है।
तो ये गेहूं की रोली के बारे में हो गया जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इसको अपन यहाँ स्लाइड्स के अंदर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला गेहूं के अंदर जो रोली प्रकट होता है वो कौन सा है आपका, दैट इज द बुरी या पत्ती रोली, ब्राउन और लीफ रस्ट के नाम से जानते हैं, जो पक्सीनिया रिकोंडिटा से होता है। बिनासरी रोली जो मैं आपको बता रहा हूं, अलग अलग होस्ट के ऊपर जीवन यापन होता है। एक तो गेहूं के ऊपर इसका रोग कारक जीवित रहता है और दूसरा थैलेक्ट्रियम पर। गेहूं पर इसकी यूरिडिया और टीलिया जो बीजाणु होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, जबकि थैलेक्ट्रियम पर इसका एशिया और पिकनियल जो बीजाणु होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। पत्तियों पर यूरिडिया बीजाणु आपको दिखाई दे देंगे और इसके निदान के लिए प्लांटावेक्स या ऑक्सीकार्बोक्सिन का प्रयोग अपन कर सकते हैं। और इस रोग की वजह से भारत में 1972-73 में जो है एक प्रकार का अकाल आया था, फेमिन यानी कि अकाल भारत के अंदर आया था इस रोग की वजह से, जो अपने को ध्यान होना चाहिए। उसके बाद इस रोग के बाद सेकंड नंबर पर जो रोग गेहूं में रोली का अगला रूप जो होगा वो होगा गेहूं का पीली या दारीदार रोली, और इसे पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस, देखो दारी को क्या बोलते हैं, स्ट्रिप बोलते हैं, और इसी से क्या बना है, स्ट्रीफॉर्मिस बना है। तो इसको याद रखना बड़ा ही आसान है। यह भी बिनासरी रोली है, गेहूं और एकांतर परपोषी। वैसे इसके केस में एकांतर परपोषी वैज्ञानिकों ने अभी तक नहीं खोजा है, लेकिन यह माना जाता है कि यह भी जो है बिनासरी रोली के अंदर आएगा, इसका भी एकांतर परपोषी होता है। पत्तियों पर जो यूरिडिया बीजाणु होता है वह धारियों का रूप ग्रहण कर लेता है। इसके लिए भी आप ऑक्सीकार्बोक्सिन, प्लांटावेक्स काम में ले सकते हो। सर्वाधिक नुकसान भारत में, सर्वाधिक नुकसान भारत में। आपको पूछ ले कि गेहूं की जो तीनों रोलियां होती, पत्ती या बुरी रोली, पीली या धारीदार, काली या तना, इसमें से भारत के अंदर सर्वाधिक कौन सी रोली होती है, तो सेकंड वाली होती है, जो आपकी धारीदार रोली जो है वह भारत में सर्वाधिक नुकसान करती है। जबकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है काली या तना रोली से होता है, लेकिन ये भारत में इतनी नहीं आती। भारत में सर्वाधिक कौन सी आती है, पीली या धारीदार रोली आती है। तो तीसरी जो रोली आती है इसमें काली या तना रोली, ब्लैक और स्टेम रस्ट जो होता है पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई से होती है। ये बिनासरी रोली है। इसमें इसका जो है होस्ट जो है एक तो गेहूं है और दूसरा बारबरी और महोनिया। ये बारबरी का पौधा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, किसका जो है एकांतर परपोषी है, तो गेहूं के तना या काली रोली का है। इसके अलावा महोनिया भी है। इसमें तने पर जो है यूरिडिया बीजाणु पाए जाते हैं, तने को काला सा कर देते हैं। और जो है ऑक्सीकार्बोक्सिन या प्लांटावेक्स अपन यहाँ पे काम में ले सकते हैं। प्लियोट्रॉफिक फंजाई कहलाते हैं, यानी कि अपना आकार जो होती है वो बदलती रहती है। इसके बाद लॉन्ग साइकिल फंजाई, अर्थात इसका जीवन चक्र लंबा होता है और सर्वाधिक नुकसान इसकी वजह से होता है। सर्वाधिक नुकसान जो होता है इस वजह से होता है। और इस रोग को अपन कौन सा रोग कहते हैं, गेहूं का किल्लर रोग, गेहूं का किल्लर रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आपको बेसिकली ध्यान होना चाहिए क्योंकि सर्वाधिक नुकसान इससे होता है। तो गेहूं की रोली के अंदर, रस्ट के अंदर अपन ने क्या देखा, पत्तियों पर, तने पर आपको लक्षण दिखाई देंगे। यहां पे कहीं पे भी दाना खराब नहीं हो रहा है, यहां पे कहीं भी पौधे की जड़ खराब नहीं हो रही, तो इन लक्षणों को आप वहां पे नहीं लिखे हैं। और इसके प्रबंधन में अगर आपको ज्यादा उपाय की अपन बात करें तो फसल चक्र अपनाना चाहिए, प्रमाणित बीज की बुआई करनी चाहिए, खरपतवार रहित खेती वहां पे करनी चाहिए, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई वहां पे करनी चाहिए। इसके बाद आपको कवकनाशी के रूप में प्लांटावेक्स या ऑक्सीकार्बोक्सिन का प्रयोग वहां पे करना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन जो रोग आता है गेहूं के अंदर वह आता है स्मट रोग। कौन सा रोग आता है, स्मट रोग आता है। स्मट रोग आता है जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन कंडवा रोग बोलते हैं। तो स्मट रोग के अंदर क्या होता है, इसका प्रभाव दानों के ऊपर होता है, इसका प्रभाव दानों पर होता है। इसमें दाने क्या होते हैं, काले रंग के चूर्ण में, काले रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। दानों की जगह काले रंग का चूर्ण बन जाता है, उसी को कंडवा या स्मट कहते हैं। और कंडवा या स्मट जो होती है वो बेसिकली दो प्रकार की होती है। कंडवा या स्मट जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कवर्ड स्मट, कौन सी होती है, कवर्ड स्मट, और दूसरी होती है लूज स्मट, कवर्ड स्मट और लूज स्मट। कवर्ड स्मट की बात की जाए तो इसे हिंदी में बोलते हैं अपन आवृत कंडवा, आवृत कंडवा के नाम से जानते हैं। और इसको बोलेंगे अपन अनावृत कंडवा। तो इस केस में बेसिकली क्या होता है कि इनका रोग कारक कहां उपस्थित होता है उसके आधार पर इसको बांटा गया है। तो आवृत कंडवा के अंदर जो इसका रोग कारक होता है वो होता है, कहां होता है, आपका देखा जाए तो यह बाह्य बीजोड़ होता है, बाह्य बीजोड़, एक्सटर्नली सीड बोर्न होता है। रोग कारक जो होता है बीजों की बाहरी सतह पर होता है। जबकि लूज स्मट जो होता है इसका रोग कारक जो होता है वो होता है अंतः बीजोड़, इंटरनली सीड बोर्न होता है। रोग कारक जो होता है वो बीजों के अंदर होता है। और यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और बेसिकली आप देखा जाए तो अनावृत कंडवा सबसे ज्यादा गेहूं के अंदर, सबसे ज्यादा गेहूं के अंदर, गेहूं और जौ में, गेहूं के अंदर देखने को मिलेगा। जबकि आवृत कंडवा सबसे ज्यादा गेहूं और जौ के अंदर देखे तो जौ के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलेगा। तो अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, गेहूं के अनावृत कंडवा की बात कर रहे हैं, जिसमें गेहूं में भयंकर नुकसान इसकी वजह से होता है। और इसमें कंडवा के अंदर जो रोग कारक आता है वह कौन सा, एस्टीलेगोई है।
और गेहूं के अंदर जो लघु समट होता है इसमें है स्टिलेगो न्यूडा वेराइटी टिटिसाई। टिटिसाई क्यों आया है? क्योंकि गेहूं का वैज्ञानिक नाम टिटिकम एस्टिमम होता है, उसी से इसका नाम बना है। यह एक अंतःबिजोड़ रोग है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। दानों की जगह काले रंग का चूर्ण इस केस में बन जाता है, जो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसका प्रबंधन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तीनों ही पॉइंट इस केस में इंपॉर्टेंट है। इस केस में गर्म पानी से उपचार करना चाहिए 54 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए, इस रोग से बचाव के लिए। इसके बाद सौर उष्मा उपचार जो है बीजों पर करना चाहिए, जो लूथरा और सत्र ने दिया। इसके बाद इसमें कीट कवकनाशी के रूप में विटावेक्स, जैसे प्लांटावेक्स अपन रस्ट में काम में ले रहे हैं, तो विटावेक्स किस में काम में लेंगे? स्मट में काम में लेंगे। तो प्लांटावेक्स रस्ट के लिए और प्रो से याद रख लेना, और विटावेक्स स्मट के लिए। तो अब प्लांटावेक्स के अंदर क्या था? ऑक्सी कार्बोक्सिन था, तो विटावेक्स में ऑक्सी शब्द आप हटा दो तो उसमें होता है कार्बोक्सिन होता है। और कार्बोक्सिन जो है पहला खोजा गया सर्वांगी कवकनाशी के रूप में जाना जाता है, जो वॉन शेमलिंग और कुलका ने 1965 के आसपास खोजा था, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन जो रोग आता है रबी का, वो आता है जौ का आवृत कंडवा। मैंने कहा ना भाई कि कंडवा में अनावृत कंडवा सर्वाधिक कहां, कौन सी फसल में होगा? गेहूं और जौ में से, तो जौ में होता है, गेहूं में होता है। और आवृत कंडवा सर्वाधिक किस में होगा? तो जौ में होगा। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि क्या आवृत कंडवा गेहूं में नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्या अनावृत कंडवा जौ में नहीं हो सकता है? हो सकता है। लेकिन ज्यादा प्रकोप की बात करें तो अनावृत ज्यादातर किस में होगा? गेहूं में होगा, और आवृत ज्यादातर किस में होगा? जौ में होगा। तो इसमें रोग कारक कौन सा हो गया? स्टिलेगो होर्डियाई हो गया, क्योंकि जौ का वानस्पतिक नाम होर्डियम वल्गेर होता है, उसी से बना है। और यह बाह्य बिजोड़ है, जैसा अपन पहले देख चुके। इसमें भी लक्षण तो सेम ही बनेंगे, दानों की जगह काले रंग का चूर्ण की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके लिए भी अपन कार्बोक्सिन या विटावेक्स का प्रयोग ले सकते हैं, जैसा अपन ने पीछे देखा है। इसके बाद आता है नेक्स्ट वन रोग सरसों की सफेद रोली। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर इससे प्रश्न एग्जाम में आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण रोग यह माना जाएगा। व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, और यह होता है कवक से, जिसका नाम है एल्ब्यूगो कैंडिडा। और एल्ब्यूगो कैंडिडा एक ऐसी कवक है जो अविकल्पीय है, अविकल्पीय यानी इसके पास कोई विकल्प नहीं है। यह एल्ब्यूगो कैंडिडा सिर्फ सरसों की फसल में रोग उत्पन्न करेगी, किसी और फसल में यह रोग उत्पन्न नहीं करती है, इसीलिए इसे अविकल्पी बोला है, क्योंकि इसके पास विकल्प नहीं है। इसका जो बीजाणु जो होता है वह किस रूप में रहता है? ऊज स्पोर के रूप में, अर्थात निषिक्तांड के रूप में, निषिक्तांड के रूप में रहता है, और वह जो है फसल के अंदर रोग उत्पन्न करने का काम करता है। इसमें दो प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। पहला लक्षण जो होता है जिसे स्थानिक या लोकलाइज्ड लक्षण कहते हैं, जो सबसे पहले उत्पन्न होते हैं, जिसमें फपोलों का निर्माण होता है, पस्ट्यूल्स बनते हैं। फपोले क्या होते हैं? फपोले यानी कि एक प्रकार की सूजन हो जाती है। जैसे अगर अपन सरसों की पत्तियां देखेंगे तो पत्तियों पर आपको सफेद सफेद फपोले, सूजी हुई संरचनाएं आपको पत्तियों पर दिखाई देगी, तो ये इस रोग का पहला लक्षण है। लेकिन जब अपन उस समय इसका नियंत्रण नहीं करेंगे तो उसके बाद इसकी यह अगली अवस्था में चला जाएगा, और अगली अवस्था में जाने पर यह सबसे ज्यादा नुकसान वहां पे करेगा। तो अगली अवस्था में क्या होता है? जब सबसे पहले उसमें क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? अपन कह रहे जो इसकी पत्ती होती है, जो सरसों की पत्ती होती है, इस पत्ती पर, इस सरसों की इस पत्ती पर आपको सबसे पहला जो लक्षण दिखाई देगा, वह लक्षण आपको क्या दिखाई देगा? ये सबसे पहला लक्षण दिखाई देगा आपको सफेद सफेद उबार वहां पे दिखाई देगा। पत्तियों पर सफेद सफेद उबार आपको वहां पे दिखाई देगा, सफेद सफेद उबार आपको दिखाई देगा। तो एक प्रकार से कहेंगे कि पत्तियों पर आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? तो पत्तियों पर आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, फफोले दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे? फफोले दिखाई दे रहे, एक प्रकार के पस्ट्यूल्स आपको वहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, लक्षण सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, जिसे अपन स्थानिक लक्षण या लोकलाइज्ड लक्षण कहते हैं। लेकिन जब इस समय इस रोग पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उसके बाद यह रोग जो है अपनी अगली अवस्था पर चला जाएगा, और इसकी जो अगली अवस्था आती है वह पुष्प पर नुकसान करती है। फ्लोवर पर इसका प्रभाव होगा, पुष्पन पर इसका प्रभाव होगा, और पुष्पन के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा वो भी अपन यहाँ पे देखें। तो इसका जो पुष्पक्रम जो होगा, जैसे ये पुष्प हो गया, तो एक प्रकार से इसका जो सामान्य जो पुष्प होता है उसके अंदर एक प्रकार से अपन कहे कि वह फूल जाएगा, वह फूल जाएगा, वह पुष्प जो होगा फूल जाएगा, अर्थात उसके अंदर स्वेलिंग होने लगेगी। तो पुष्प जो होगा फूल जाएगा, स्वेलिंग होने लगेगी, तो जिसकी वजह से पुष्प कैसा हो जाएगा? बांझ हो जाएगा, एक प्रकार से स्टेराइल हो जाएगा, और बांझ होने के बाद उससे कभी भी दाने का निर्माण नहीं होगा। तो ये जो पुष्प जो फूला है वह किस वजह से फूला है? तो इसके पीछे दो कारण हैं। दो कारण कौन कौन सी है? दो प्रक्रियाएं हैं। दो प्रक्रिया में सबसे पहला आता है दैट इज द हाइपरप्लेशिया, हाइपरप्लेशिया, और दूसरा आता है हाइपरट्रॉफी। तो इसका भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है।
हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया का अर्थ है, क्योंकि बेसिकली अगर अपन पुष्प की बात करें तो वो फूला है, तो क्या फूला है, उसके अंदर क्या होती है, कोशिका होती है। क्या होती है, कोशिका होती है, सेल होती है। तो वो कोशिका के अंदर संरचना में कोई बदलाव हुआ है, तो कोशिका अगर कब उसकी जो अपन कहेंगे उसमें फूला हुआ सा दिखाई देगी, कोशिका कब फूलेगी, तो उस केस में या तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाए, फूल के अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाए, या जो प्रत्येक कोशिका जो है वो अपना आकार फुला दे। तो जब कोशिका की संख्या बढ़ जाती है, जब कोशिका की संख्या जब बढ़ जाती है, कोशिकाओं की संख्या अगर बढ़ जाती है, नंबर्स उसके इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसे हाइपरप्लेशिया कहा जाएगा। लेकिन जब कोशिका का आकार बढ़ जाता है, प्रत्येक कोशिका अपना आकार बड़ा कर लेती है, तो उसे अपन हाइपरट्रोफी कहेंगे। तो जो आपके सरसों जो होता है, सरसों का जो फूल होता है, उसके अंदर उसकी कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ जाती है और प्रत्येक कोशिका का आकार भी बढ़ जाता है, यानी हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेशिया दोनों ही होते हैं किसके अंदर, सरसों के फूल के अंदर। और वह एक प्रकार से सरसों का फूल बांझ हो जाता है, और इस प्रकार का लक्षण जो होता है, इस प्रकार का जो लक्षण होता है, उसे अपन स्टेग हेड के नाम से जानते हैं, यानी कि स्टेग हेड इसे बोला जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण लक्षण है किसका, सरसों की सफेद रोली का, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और इवन ये भी ध्यान रखना है, हाइपरप्लेशिया का अर्थ क्या है कि कोशिका विभाजन बढ़ जाएगा, और कोशिका विभाजन बढ़ने से कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी, तो उसे हाइपरप्लेशिया कहेंगे। हाइपरट्रोफी क्या है, तो हाइपरट्रोफी में प्रत्येक कोशिका अपने आकार को बड़ा कर लेगी, वही हाइपरट्रोफी होता है। तो यहां पे देखिए कि बेसिकली इसमें दो प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण जो होता है स्थानिक होता है, जिसमें फफोले बनते हैं। उसके बाद सर्वांगी लक्षण या सिस्टेमिक बहुत ज्यादा घातक होता है, जिसमें हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेशिया होता है। इसमें स्टेग हेड का फॉर्मेशन होता है, जो मैंने आपको बता दिया, स्वेलिंग ऑफ द फ्लावर, फूल का फूल जाना, और विच बिकम्स द स्टेराइड, जिसकी वजह से फूल बांझ हो जाता है और फिर दाने का निर्माण वहां पे नहीं होगा। इस रोग के नियंत्रण के लिए मेटालेक्सिल नाम का कवकनाशी काम में लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, जो डाउनी मिल्ड्यू में भी काम में ले रहे थे और व्हाइट रस्ट के लिए भी यहाँ पे काम में लेंगे, जिसकी 6 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीजों को बीजोपचारित करने के लिए, या मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब जो रिडोमिल के नाम से मिलता है, जिसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव के लिए भी अपन यहाँ पे काम में ले सकते हैं। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन जो रोग अपने सामने आता है रबी की फसलों का, तो वो आता है बैंगन का छोटी पत्ती रोग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो यह रोग जो होता है माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा से होता है, और माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा से 2 रोग काफी महत्वपूर्ण है। एक तो बैंगन का छोटी पत्ती यानी पत्तियां छोटी रह जाती है, और दूसरा आता है तिल का फाइलोडी रोग, जो तिल के अंदर, तल्ली के अंदर होता है, और उसके अंदर विशेष ब्रूम लक्षण उत्पन्न होते हैं, यानी पौधा बोना रह जाता है और एक प्रकार से पौधा जाड़ी नुमा दिखाई देता है, जिसे विशेष ब्रूम बोलते हैं। तो ये 2 रोग जो है काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें से आपके अगर अपन बात करें बैंगन की छोटी पत्ती की बात करें तो इसमें पत्तियां छोटी रह जाती है, और इन दोनों ही रोगों के अंदर वाहक जो होता है वह रोग को फैलाने का काम करता है, रोगग्रस्त पौधे से स्वस्थ पौधे में, और वाहक जो होता है इन दोनों में लीफ होपर होता है, उनकी प्रजातियां अलग अलग है। तो यहां पे जो है ये रोग फाइटोप्लाज्मा, पीएलओस बोल सकते हैं शॉर्ट में, या माइकोप्लाज्मा से यह रोग होता है, और इस केस में वाहक जो होता है लीफ होपर होता है, जिसका नाम है हिजीमोनास फाइसिटीज। तो ये आपको साइंटिफिक नेम ध्यान नहीं रखना है, लेकिन इसका वाहक ध्यान रखना है, लीफ होपर होता है। इसके बाद इसमें पत्तियां छोटी रह जाती है। इसमें छिड़काव किसका करना चाहिए, मेलाथियान का 1 ml मात्रा, क्योंकि लीफ होपर का निदान इससे किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वन रोग आता है जीरे का उकटा रोग। जीरे के अंदर यानी जो आपका बीजी मसाला है जीरा, उसके अंदर सबसे भयंकर रोग जो होता है जीरे का उकठा रोग होता है। और जीरे के उकठा रोग में इसका प्रकोप कहां होगा, पौधे की जड़ों पर होगा। उकठा में अपन कहा कि प्रकोप जड़ों पर होगा, और वो फ्यूजेरियम से होगा, और फ्यूजेरियम मर्दा के अंदर रहता है, मर्दा जनित रोग होगा। तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम क्यूमिनी, क्यूमिनी नाम क्या आया, क्योंकि जीरे के अंदर यह रोग होता है। यह विकल्पी परजीवी, विकल्पी यानी कि ऐसा नहीं जीरे में होगा, ये दूसरी फसल में भी हो सकता है, कपास में भी हो सकता है, इवन आपके जो चना है उसके अंदर भी हो सकता है, लेकिन वहां पे क्यूमिनी सब स्पीसीज नहीं होगी, वहां पे स्पीसीज उसके अकॉर्डिंग होगी, लेकिन फिजीरे में होगा। यह मर्तोपजीवी है। मर्तोपजीवी से तात्पर्य एक मरे हुए कार्बनिक पदार्थों पर जीवित रह सकता है। उसके बाद इस रोग में जाइलम वाहिकाएं, बेसिकली विल्ड के अंदर क्या होगा, जाइलम वाहिकाएं। जाइलम वाहिकाएं कौन होती है, जो पोषक तत्वों जड़ों के अंदर होती है, और पोषक तत्वों को ग्रहण करके पौधे के शीर्ष भाग पर पहुंचाने का काम करती है। तो उसको जो होता है जड़ के अंदर से अवरुद्ध कर दी जाती है, किसके द्वारा, फ्यूजेरियम के द्वारा। और तना जो है उसके अंदर सही होने लगता है, पत्तियां जो है धीरे धीरे पीली पड़ के सूखने लगती है। इसके लिए सोइल सोलराइजेशन, मृदा सूर्यकरण, ये अपन ने पहले भी उकठा में देखा है, जो अपन ने कपास वाला पढ़ा है।
तो मर्दा का सूर्यकरण करना चाहिए पॉलिथीन सीड से, बीजों को उपचारित करें ट्राइकोडर्मा नाम के पाउडर से। इसके अलावा अपन जो है सोइल एप्लीकेशन मर्दा में उपयोग करना चाहिए ट्राइकोडर्मा को 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। किसके साथ मिलाकर प्रयोग में लेते हैं, तो FYM के साथ मिलाकर इसमें काम में लेना चाहिए, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए। और ज्यादा ही अगर प्रकोप हो तो कार्बेंडिज्म से ड्रेंचिंग आपको सिंचाई जल के साथ जो है करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन जो रोग आता है वह भी जीरे का चूर्णील आसिता, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होगा, पौधे की पत्तियों की ऊपरी सतह पर आपको कवक की वर्दी दिखाई देगी, सफेद सफेद फफूंद आपको दिखाई देगी, और यह होती है इरिसाइपी पोलिगोनी नामक कवक से होती है। इसमें जो होता है यह निष्क्रिय कवक जाल के रूप में रहती है और जो है नुकसान पहुंचाती है। पत्तियों पर सफेद वर्दी कवक की आपको दिखाई देगी, और इससे बचाव के लिए सल्फर चूर्ण का प्रयोग करते हैं। सल्फर युक्त उत्पादों का यहाँ पे प्रयोग होगा, जिसमें केराथिन हो गया, ट्राइडेमोर्फ हो गया, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर चूर्ण का भी प्रयोग इस रोग के निदान के लिए किया जाता है, जो बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वन जो आता है अपने सामने वो आते हैं फलों के मुख्य रोग। ये हो गया अपन ने खरीफ के रोग देख लिए, रबी के रोग देख लिए, अब आते हैं फलों के अंदर होने वाले रोग। तो फलों में सबसे पहले आता है नींबू का कैंकर, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नींबू का कैंकर एक भयंकर बीमारी मानी गई है, और इसमें भी नींबू के कैंकर का भी अगर अपन प्रकोप देखें तो पत्तियों पर और फलों पर इसका प्रकोप आपको देखने को मिलेगा। इसके धब्बे आपको पत्तियों और फलों पर आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान किसान को इस रोग से होता है। तो यह नींबू का कैंकर एक प्रकार से जीवाणु से होने वाला रोग है। और कौन से जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से, जो जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीविस सिट्राइस से होने वाला रोग है। और इस रोग में भी एक वाहक होता है जिसका नाम है सिट्रस लीफ माइनर। लीफ माइनर की वजह से यह रोग जो है एक प्रकार से कहें कि रोगग्रस्त पौधे से स्वस्थ पौधे में फैलता है, फाइलोसिस सिट्रेला की वजह से। इसमें जलसिक्त धब्बे जो होते हैं वह पत्तियों पर, शाखाओं पर और फलों पर आपको दिखाई देंगे। यह इस रोग का मुख्य लक्षण होता है। और इस रोग से बचाव के लिए एक प्रकार की प्रतिजैविकी दैट इज द स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करते हैं। पीछे भी आपको पता हो तो अपन ने एक रोग पढ़ा था कपास का कोणी पंचिती रोग, वह भी जो है आपका जेंथोमोनास से हो रहा है, और वहां भी अपन ने प्रबंधन के लिए क्या लिए, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लिए। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद फर्स्ट टाइम इसको जो है फाउसेट एंड जेनकिंस ने 1933 में इसको कागजी लाइम के अंदर देखा था, देहरादून के अंदर, जो इतना खैर कोई इंपॉर्टेंट नहीं, देहरादून में सबसे पहले ये रोग देखा गया था। और अपन कहें कि नींबू के अंदर सर्वाधिक नुकसान, नींबू में सर्वाधिक नुकसान, नींबू के फसल के अंदर सर्वाधिक उपज के अंदर जो नुकसान होता है वह इसी रोग से होता है, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। काफी महत्वपूर्ण रोग यह माना गया है, बैक्टीरिया से जनित जीवाणु जनित रोग है। उसके बाद दूसरा जो फलों का रोग आता है वह आता है अमरूद का उकठा। और अगर देखा जाए तो अमरूद के अंदर उकठा एक भयंकर समस्या है। उकठा में क्या होगा, वही जाइलम वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाएगी। तो यह फ्यूजेरियम से ही होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम सीडी से यह रोग होता है, क्योंकि सीडियम गवाजावा अमरूद का नाम होता है। मर्दा जनित रोग है, क्योंकि फ्यूजेरियम कहां रहता है, मर्दा के अंदर रहता है। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। शाखाओं का सूखना शुरू हो जाता है क्योंकि जाइलम वाहिकाएं अवरुद्ध हो गई है। कैम्बियम क्षेत्र का बुरापन जो मेलेनिन नाम के वर्णक की वजह से होता है, जो भी अपन ने पहले देखा है। इस केस में अपने को लाइम अर्थात चूना का या जिप्सम का प्रयोग करना लाभप्रद माना गया है इस रोग से बचाव के लिए। ड्रेंचिंग करनी चाहिए कार्बेंडिज्म से, इसकी 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से। इसको सबसे पहले इलाहाबाद के अंदर 1938 में देखा गया था इस रोग को, वो अमरूद के अंदर, और अमरूद की एक भयंकर बीमारी यह मानी गई है। उसके बाद नेक्स्ट वन जो होता है फलों के अंदर आने वाला रोग जो काफी इंपॉर्टेंट है, बेर का चूर्णील आसिता रोग। चूर्णील आसिता पाउडरी मिल्ड्यू का बेसिकली मीनिंग है कि फफूंद जो होती है, सफेद कवक जो होती है, वो पत्तियों की ऊपरी सतह पर, और इस बेर के केस में तो फलों के ऊपर भी जो है आपको सफेद रंग का पाउडर दिखाई देता है, जिसे चूर्णील आसिता रोग के नाम से जानते हैं। ओइडियम इरिसाइफोइडोइस की वजह से यह रोग होता है। छोटे फलों, पत्तियों पर सफेद कवक की वर्दी आपको देखने को मिलेगी। और इसके प्रबंधन के लिए पाउडरी मिल्ड्यू पहले पीछे भी आया है जीरे में, तो उस केस में सल्फर चूर्ण का अपन काम में लेंगे, या डाइनोकेप काम में लेंगे, या केराथिन का छिड़काव कर सकते हैं, या ट्राइडोमोर्फ का छिड़काव कर सकते हैं। और पहली बार यह रोग 1946 के अंदर मेहता ने इसको कानपुर के अंदर से खोजा था, जो भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि वह कौन सा फल वृक्ष है, वह कौन सा फल वृक्ष है जिसके अंदर नासिक कीटों के अंदर जो है इसमें फल मक्खी का प्रकोप होता है, यानी कि फ्रूट फ्लाई का प्रकोप होता है। फ्रूट फ्लाई कार्पोमाइया वेसुयाना। और रोगों के रूप में सबसे ज्यादा जो प्रकोप होता है वो होता है किसका, चूर्णील आसिता का। किसका प्रकोप होता है, चूर्णील आसिता अर्थात पाउडरी मिल्ड्यू का। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो जिसमें कीट के रूप में फल मक्खी, रोग के रूप में चूर्णील आसिता का प्रकोप होता है, तो इस केस में जो आपका आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, बेर जाएगा, जो आपको पता होना चाहिए। बेर में यह समस्या होती है, तो बेर के अंदर फल मक्खी का भी प्रकोप होता है और चूर्णील आसिता रोग का भी प्रकोप होता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए।
तो ये सारा हो गया कि खरीफ की मुख्य फसलों के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं, रबी की मुख्य फसलों के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं, इसके बाद फलों के अंदर कौन कौन से मुख्य रोग की बात की है। अपन ने सारे रोग नहीं पढ़े खैर, लेकिन मुख्य मुख्य रोगों की यहां पे बात की है, और जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।